ये तो सूचरिंग मटेरियल है, ठीक है। सिंपल हर्निया यानी एक्सटर्नल हर्निया के केस में तो कंगारू टेंडन का यूज करेंगे, जबकि डायफ्रामेटिक हर्निया के केस में नाइलोन या डेक्रोन मेश का उपयोग करेंगे। पैटर्न की अगर बात करते हैं तो यहां पर ओवरलैपिंग सूचर लगाएंगे और यहां पर कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। अब बोल आगे। वेरी गुड। चलो, लास्ट टाइम बात कर रहे थे एनेस्थीसिया की। हमने कहा था एनेस्थीसिया 3 प्रकार का, पहले लोकल, उसके बाद में रीजनल और उसके बाद में जनरल। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर 2 प्रकार लिखे थे, टॉपिकल या सरफेस एप्लीकेशन। टॉपिकल या सरफेस एप्लीकेशन के अंदर जो औषधि है वो क्रीम, लोशन, पाउडर या दवा के रूप में वैसे लगा देते हैं। 4% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर पाया जाता है। फिर इन्फिल्ट्रेशन के लिए लिखा था अपन ने कि सबक्यूटेनियस से इंट्राडर्मल लगाते हैं। उसके बाद में अलग अलग पैटर्न लिखे थे अपन ने। पैटर्न के अंदर लिखा था अपन ने इन्वर्टेड एल ब्लॉक, जो रूमिनोटोमी के केस के अंदर काम में लेते हैं। टीथ और फूड सर्जरी के अंदर रिंग ब्लॉक काम में लेते हैं, और उसके अलावा डायमंड ब्लॉक काम में लेते हैं लिम्फ नोड बायोप्सी और ट्यूमर को हटाने के लिए। उसके बाद में रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर किसी बड़ी तंत्रिका को ब्लॉक करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पैरालंबर ब्लॉक या पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया के अंदर T13, L1, L2 और L3 नर्व को डिसेंसिटाइज किया जाता है, ठीक है। और ये L1, L2, L3 और T13 किसके अंदर आती है? जो स्टोमक हो गया, यूट्रस हो गया, ब्लेडर हो गया, इनके अंदर ये काम में आएगी। क्लियर है? और लगाते कहां पर रहेंगे? अंतिम पसली के पीछे की तरफ ऊपर की ओर, और उसके अलावा लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की ओर, वहां पर हमारे को लगाना है। उसके बाद में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पढ़ा अपन ने। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर हमने कहा कि एपिड्यूरल स्पेस के अंदर लगाते हैं। 3 प्रकार होगा, एक तो एंटीरियर या क्रेनियल, दूसरा होगा लंबो सैक्रल और लंबर सेगमेंटल। तो लंबर सेगमेंटल के अंदर तो आगे की तरफ, लंबर के बीच में। दूसरे नंबर पे लंबो सैक्रल में अंतिम लंबर और सैक्रम के बीच में। और तीसरे जिसको कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसके अंदर सैक्रम और फर्स्ट कोक्सीजल वर्टिब्रा या फर्स्ट और सेकंड कोक्सीजल वर्टिब्रा के अंदर। माइनर वेटनरी सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर कौन सा वाला सर्वाधिक काम में लेते हैं? पोस्टीरियर वाला या कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। यानी कि जो इंजेक्शन लगाएंगे अपन, 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे, वो या तो सैक्रम और फर्स्ट कोक्सीजल वर्टिब्रा के बीच में डालेंगे, या फिर फर्स्ट और सेकंड कोक्सीजल वर्टिब्रा के बीच में डालेंगे। 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड काम में लेना है। काफ के अंदर 2 ml लिखा था, गाय भैंस के अंदर 5 से 10 ml, और ऊंट के अंदर 15 से, यहां तक कर लिया था अपन। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में कॉर्नल नर्व ब्लॉक। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, हेडिंग डालो, कॉर्नल नर्व ब्लॉक। कॉर्नल नर्व ब्लॉक कॉर्नल नर्व ब्लॉक कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक लिख लिया? याद करो एनाटॉमी, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्रेनियल बोन्स याद आ रही है? फेशियल बोन्स? क्रेनियल बोन्स कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की। संख्या में कुल 11। संख्या में कितनी थी? 11। कॉर्नोल जो 7 प्रकार की थी, उनमें से 3 सिंगल कौन सी थी? ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड और एथेमॉइड। और डबल कौन कौन सी? पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और इंटरपैराइटल। फ्रंटल अस्थि के ऊपर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्नल प्रोसेस। उस कॉर्नल प्रोसेस के ऊपर कठोर केराटिन का आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं सींग। और उस सींग की सर्जरी करने के लिए कौन सा नर्व ब्लॉक करते हैं? कॉर्नल नर्व ब्लॉक। तो बेसिकली कॉर्नल नर्व ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है हमारे को हॉर्न एम्पुटेशन के लिए। किसके लिए? हॉर्न एम्पुटेशन के लिए। लोकेशन की अगर बात करते हैं, वही 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड काम में लेना है। फ्रंटल अस्थि जो होती है, लेटरल साइड,
टेम्पोरल फोसा, फोसा के पास। ये तो लिखने के अंदर है, कोई नहीं पूछेगा हमारे से कहां पे होती है। इन जनरल अगर बात करते हैं तो जानवर के सींग होते हैं यहाँ पर साइड के अंदर, और सींग के जस्ट नीचे की तरफ कान होता है। सींग की और कान की लाइन के बीच के अंदर अगर आप दबा के देखोगे इस प्रकार से, ये वाला जो फोसा है ना, जैसे खाना खाते टाइम पे हिलता है, हिला ना, इसको बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल फोसा। तो कान और सींग की सिद्ध के अंदर ये टेम्पोरल फोसा से एक बीच के अंदर खांच मिलेगी आपको। जैसे अगर यहां पर फील करो आप, यहां पर है ना, तो दो उंगलियों यानी दो मेटाकार्पल के बीच में खांच को फील कर सकते हो आप, वैसे ही फील करना है हमारे को। और इसी के अंदर से होकर कौन सी नर्व गुजरती है? कॉर्नल नर्व। तो कॉर्नल नर्व ब्लॉक बेसिकली किस नर्व को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन करने के लिए, करने के लिए जो सींग को तंत्रिका की आपूर्ति करती, की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो लोकेशन कोई नहीं पूछेगा कहां करनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हॉर्न एम्पुटेशन के समय कौन सा नर्व ब्लॉक करेंगे? कॉर्नर नर्व ब्लॉक। इसके अलावा डीबडिंग डिसबडिंग हमारे कोर्स के अंदर है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर, जिसको बोलते हैं सींग दबाना, उस टाइम भी कौन सा नर्व ब्लॉक करना है? कॉर्नर नर्व ब्लॉक। ठीक है, कौन सी नर्व ब्लॉक होगी? कॉर्नल नर्व। पैरालंबर के अंदर कौन सी हुई थी? T13, L1, L2 और L3। एपिड्यूरल के अंदर कौन सी हुई थी? कोक्सीजियल और सैक्रल। और कॉर्नल नर्व ब्लॉक में कॉर्नल नर्व ही ब्लॉक होगी, जो किसको तंत्रिका की आपूर्ति करती है? सींग को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। क्लियर है? लिखो इसके अंदर हेडिंग डाली अपन ने, कॉर्नल नर्व ब्लॉक। कॉर्नल नर्व ब्लॉक। लिखो इसके अंदर, हॉर्न एम्पुटेशन या सींग को काटने के लिए, हॉर्न एम्पुटेशन या सींग को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हॉर्न एम्पुटेशन या सींग को काटने के लिए, हॉर्न एम्पुटेशन या सींग को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हॉर्न एम्पुटेशन या सींग को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसके द्वारा कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। इसके द्वारा कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। इसके द्वारा कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। इसके द्वारा कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। कॉर्नल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है, जो सींग को तंत्रिका की आपूर्ति करती है, जो सींग को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। जो सींग को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लोकेशन या स्थिति। लोकेशन या स्थिति, लोकेशन या स्थिति लिखो, फ्रंटल अस्थि के लेफ्ट साइड में, फ्रंटल अस्थि के लेफ्ट साइड में, लेटरल साइड में, लेफ्ट नहीं लेटरल साइड में, लेफ्ट नहीं लेटरल करो, फ्रंटल अस्थि के लेटरल साइड में टेम्पोरल फोसा के पास, फ्रंटल अस्थि के लेफ्ट साइड में टेम्पोरल फोसा के पास। ठीक है, तीन ही नर्व ब्लॉक हमारे कोर्स के अंदर है, तीनों के बारे में ही बात करिए। ठीक है, शिवालय के पेपर में और पूछे जाएंगे, आंसर देके वहां से लिख लेना बस।
कोई नहीं पूछेगा वो तुम्हारे से शिवाले के अलावा। एग्जाम में अपने 3 ही आएंगे। यहां पर हमारा रीजनल एनेस्थीसिया होता है खत्म। सी नंबर पे लिखो जनरल एनेस्थीसिया। क्या क्या कहना चाह रहे हो? अरे सुन जाओ रे। हाँ 2% लिख लो हाइड्रोक्लोराइड। डोज आपकी इच्छा है कितना, 5 ml 10 ml कितना ही लगा लो, कितना ही लगा लो, नर्व तो एक ही जा रही है वहां से भाई, एक ही तंत्रिका जा रही है, वही डिसेंसिटाइज होगी और तो डिसेंसिटाइज होगी नहीं। डोज का विशेष रूप से ध्यान रखना हमारे को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जा रहा है डोज वो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जा रहा है, वो स्पाइनल कोड को डिसेंसिटाइज कर रहा है, ना कि स्पेसिफिक तंत्रिका को। स्पाइनल कोड को डिसेंसिटाइज करेगा, अगर आपने ज्यादा डोज लगा दी तो आसपास की तंत्रिकाओं को भी डिसेंसिटाइज कर देगा, पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाएगी। जबकि पैरावर्टिबल के अंदर आप नीचे हम कह रहे हैं कि लंबर प्रोसेस के लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के बीच के अंदर 5 ml डालोगे, 10 ml डाल दो, 15 ml डाल दो, तंत्रिका तो एक ही है, डिसेंसिटाइज होगी। इसलिए वहां पर भी डोज नहीं लिखी और यहां पर भी डोज नहीं लिखी, सिर्फ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर डोज लिखी है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंजेक्शन तंत्रिका पे ना जाकर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जा रहा है, इस वजह से। ठीक है ना? जनरल एनेस्थीसिया पता ही है आपको, संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना ही क्या कहलाता है? संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर फर्क पड़ेगा। और जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व 24 घंटे पशु को क्या रखना पड़ेगा? भूखा रखना पड़ेगा। जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दे सकते हो। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला तो है आईवी, इंट्रावीनस, और दूसरा है इनहेलेशन, सूंघाकर। आईवी इंट्रावीनस डायरेक्ट नस के अंदर इंजेक्शन लगा दिया आपने ब्लड वेसल के अंदर, वो तो इंट्रावीनस की कैटेगरी के अंदर आ गया। सर लिखवा देंगे आराम से, टेंशन मतलब, ऐसे टाइम वाइम भी देंगे आपको, बोल बोल के लिखवा दूंगा सर, और कोई गलती हो रही तो मेरे को बता दो, है ना? टाइम देंगे आराम से। ठीक है। दूसरा है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है कि उसके मुंह के ऊपर मास्क लगाया जाएगा और जो हवा छोड़ी जाएगी उस हवा के अंदर ही एनेस्थीसिया होगा, जिसका असर ज्यादा रहेगा। नॉर्मली अगर बात करते हैं डॉग्स के अंदर तो इंट्रावीनस काम में लेते हैं, बाकी लार्ज एनिमल के अंदर हम इनहेलेशन ही काम में लेते हैं जनरली। लेकिन कई बार अपने पास में अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जैसे पीजीआईवीआर के अंदर भी है, पॉलीक्लिनिक्स के ऊपर भी होती है, तो वहां पर काम में ले सकते हैं। स्मॉल एनिमल सर्जरी के अंदर इनहेलेशन बेस्ट है, लेकिन होता नहीं, इसलिए हम आईवी के ऊपर चले जाते हैं। कौन कौन सा एनेस्थीसिया है जिसका उपयोग इंट्रावेनस काम में लेते हैं, कौन कौन सा इनहेलेशन होते हैं, इसके बाद जस्ट अपन आगे करेंगे। पुराने टाइम की अगर पुरानी फिल्में याद हो आपको थोड़ी सी, हीरोइन को किडनैप करने के लिए हीरो एक काम में लेता है, एक रुमाल लेकर जाता था जिसके ऊपर दवाई डाल देता, बेहोश हो जाती थी, क्या होती थी? क्लोरोफॉर्म। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? इनहेलेशन के अंदर, है ना? इतनी सी क्लोरोफॉर्म सुंघाने से कोई नहीं बेहोश होता, कहने की बातें होती है, तुम कर मत लेना। हाँ, पुलिस केस हो जाएगा फालतू का। ठीक है, लिखो इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया, लिखो इसके द्वारा, सर लाइन रिपीट कर दो, कौन सी? लिखो इसके द्वारा पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को, इसके द्वारा पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को, इसके द्वारा पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को, पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। इसके द्वारा पशु के शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। अर्थात अर्थात सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लोकेशन वाली यहां से लिख लो भाई, लाइव वालों। अर्थात सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि को, तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि को
कम कर दिया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर सीएनएस डिप्रेस होगा, रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जिस तंत्रिका के ऊपर आप लगा रहे हो वो तंत्रिका डिप्रेस होगी, और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर नर्व फाइबर यानी तंत्रिका तंतु डिप्रेस होंगे जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व पशु को, जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व पशु को, जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व, जनरल एनेस्थीसिया जीए लिख दिया करो, जीए मतलब जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व पशु को 24 घंटे भूखे रखते हैं, 24 घंटे भूखे रखते हैं, 24 घंटे भूखे रखते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। नेक्स्ट लिखो, जनरल एनेस्थीसिया की 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज या अवस्थाएं होती है। जनरल एनेस्थीसिया की 4 स्टेज, 4 स्टेज या 4 अवस्थाएं होती है। देखो इधर, डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ नाम याद रखोगे। स्टेज ऑफ इंडक्शन या फिर स्टेज ऑफ वॉलेंट्री एक्साइटमेंट। दूसरे नंबर पे आती है स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट। तीसरे नंबर पे आती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और चौथे नंबर पे आती है स्टेज ऑफ डीप एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है जैसे ही आप इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद में ये स्टेजेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ इंडक्शन, जब एनेस्थीसिया धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। जब एनेस्थीसिया धीरे धीरे काम करना शुरू करता है तो पशु को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो वो अपनी मर्जी से हाथ पैरों को फेंकना शुरू करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक, अपनी इच्छा से, ठीक है। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होगा सारा का सारा। इस स्टेज को बोलेंगे स्टेज ऑफ इंडक्शन, यानी कि शुरुआत हो रहा है एनेस्थीसिया का, और वॉलेंट्री एक्साइटमेंट यानी अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहा है वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट। एनेस्थीसिया का जैसे असर होता है सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। सीएनएस डिप्रेस होने के बावजूद भी हमने सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिप्रेस किया है, लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अभी भी काम करते हैं, जो आपकी इच्छा से नियंत्रित नहीं होते। इसलिए वहां पर इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है। जानवर चाहता नहीं हाथ पैरों को पटकना, लेकिन फिर भी ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो अपने आप ही हाथ पैरों को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट। इस स्टेज के बाद में तीसरी स्टेज आती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। हमारे से पूछा जाता है कि सर्जरी या शल्य क्रिया कौन सी स्टेज के अंदर करते हैं? शल्य क्रिया इसी अवस्था में करते हैं, करते हैं। सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर मसल्स के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इंसिजन लगा रहे हो तो पशु के ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसा एनेस्थीसिया चेक कैसे करोगे? आपने थोड़ा सा कट लगाया, अगर पशु की स्किन ही भी अगर हिल गई, इसका मतलब एनेस्थीसिया का इफेक्ट हुआ नहीं अभी तक, है ना। आप वेट करोगे मिनट 2 मिनट, उसके बाद में वापस इंसिजन लगाओगे, ठीक है। तो ये जो सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली जो स्टेज होती है, इसके अंदर आप सर्जरी कर सकते हो। मसल्स के अंदर ना तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगे ना ही इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगे। पशु बिल्कुल शांत होकर पड़ा रहेगा, सांस वांस सब कुछ नॉर्मल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनेस्थीसिया की डोज आपने ज्यादा कर दी, है ना, तो पशु कौन सी अवस्था में आ जाएगा? डीप एनेस्थीसिया वाली कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर सीएनएस डिप्रेस होगा ही होगा और उसको परमानेंट डैमेज होगा, जिसको मैंने बोलते हैं ना कोमा में चला गया, वो कोमा वाली कंडीशन आ जाएगी डीप एनेस्थीसिया के अंदर। इसीलिए मैंने कहा है कि एनेस्थीसिया ज्यादा लगाने के बजाय कम कम एनेस्थीसिया लगाओ, उसको वापस बढ़ा लेंगे हम। लेकिन अगर एक बार ज्यादा एनेस्थीसिया हो गया तो उसको हम कम नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कितने स्टेज हैं? 4। सबसे पहली स्टेज ऑफ इंडक्शन या फिर स्टेज ऑफ वॉलेंट्री एक्साइटमेंट। दूसरे नंबर पे
तीसरे नंबर पे, और इसके बाद में थोड़ा सा और डीप चले तो स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर भी 3 फेज आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड फेज के अंदर अपन सर्जिकल सर्जरी करना पसंद करते हैं। आप तो सिर्फ इतना याद रखोगे कि स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया या फिर थर्ड स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। डिटेल्स हमारे से कोई भी नहीं पूछेगा। क्लियर? बस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? लिख लिया सबने? जनरल एनेस्थीसिया कितने प्रकार से देते हैं? कितने प्रकार से? इंट्राविनस और, लिखो, जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से? 2। ठीक है, सबसे पहले लिखो इंट्राविनस। इंट्राविनस, इंट्राविनस आईवी, इंट्राविनस आईवी। लिख लिया? अब आईवी के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं उसकी बात सुन लो। इंट्रावीनस की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के हमारे पास में। एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स, और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन बारबिचुरेट्स।
नॉन बार्बिट्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं बार्बिट्रेट्स की। सबसे पहले नंबर पे आता है थायोपेंटोन सोडियम। दूसरे नंबर पे आता है थायोमिलाल सोडियम। नाम नाम याद रखने हैं, ज्यादा दिमाग इसके अंदर लगाना नहीं है। तीसरे नंबर पे मेथोहेक्सिडोन। और चौथे नंबर पे आता है पेंटोबार्बिटोन। सोडियम। नॉन बार्बिट्रेट्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं क्लोरल हाइड्रेट, दूसरा क्लोरल हाइड्रेट के साथ में कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का, और तीसरा कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं क्लोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस नेम्ब्यूटाल सॉल्यूशन। ये हमारे को याद रखना। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे ऐसे कैसे उतारो। पेंटोबार्बिटोन सोडियम को ही नेम्ब्यूटाल कहते हैं और थायोपेंटोल सोडियम को एंट्रावल सोडियम कहते हैं। क्लोरल हाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करते हैं, इसका रेशियो रखते हैं 2:1। अंडरलाइन करोगे पेंटोबार्बिटोन सोडियम को। चेतन मीणा जी कह रहे हैं कि सर MgSO4 IV देने पर यूथेनेशिया का काम करता है ना, फिर यूथेनेशिया की बात करेंगे अपन आगे, है ना। क्यों नहीं करेगा यूथेनेशिया की तरह काम, इसकी भी बात करेंगे अपन। नीलेश प्रजापति जी करें कि हाँ बिल्कुल भाई चेतन, बिल्कुल तू सही है। अंडरलाइन करोगे पेंटोबार्बिटोन सोडियम को। नेम्ब्यूटाल।
डॉग के अंदर सबसे ज्यादा काम में लेते हैं? ट्राइक्लोरिथाइलिन। अगर बात करते हैं इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन के अंदर सर्वाधिक उपयोग हम क्लोरोफॉर्म का करते हैं, जिसका 0.035% स्विलियन अपने को काम में लेना है। हेलोथेन की अगर बात करते हैं तो गैस है जिसके अंदर 2 से 4% सांद्रता रहेगी। ट्राइक्लोरिथाइलिन है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, तो इसका भी एनेस्थेटिक इफेक्ट है। आइसोफ्लुरोन ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को मिलाकर देते हैं 1.3% कंसंट्रेशन के अंदर। तो सेकंड नंबर पे इनहेलेशन भी लिख लेना और नाम नाम लिखने हैं हमारे को। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। लिख लिया? तो आईवी के अंदर तो डायरेक्ट आईवी लगाना है और अपना काम हो जाएगा, लेकिन इनहेलेशन के अंदर आपको पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास में सब जगह अवेलेबल है नहीं। ठीक है। रूमिनेंट्स के अंदर जनरल एनेस्थीसिया हम कभी नहीं देते। रूमिनेंट्स जो होते हैं, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनके अंदर जनरल एनेस्थीसिया अपन नहीं देते हैं। मैक्सिमम जो सर्जरीज होती हैं वो हम प्री एनेस्थीसिया देकर या फिर लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया देकर ही करते हैं। कारण क्या है रूमिनेंट्स के अंदर जनरल एनेस्थीसिया नहीं देने का? कि रूमिनेंट्स के अंदर जो
रिवर्सिबिलिटी है ना, हम कह रहे हैं एनेस्थीसिया रिवर्सिबल होना चाहिए, प्रतिवर्ती क्रिया होनी चाहिए, तो वो रिकवरी नहीं हो पाती इतनी आसानी से। आपने एक बार जनरल एनेस्थीसिया लगा दिया, पटू 10-15 घंटे तक पड़ा हुआ, उठ ही नहीं रहा वो, ओनर हमारे को पकड़ के बैठा हुआ है कि जब तक उठेगा नहीं तब तक डॉक्टर साहब जाएंगे नहीं, फिर 15 घंटे बाद में भी क्या पता उठेगा कि नहीं उठेगा। तो ऐसा रिस्क लेते ही नहीं अपन तो। हमारे को काम करना है, सिजेरियन भी करना है तो लोकल एनेस्थीसिया और एपिडुरल एनेस्थीसिया के अंदर कर देंगे हम तो, जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, नोट डाल के लिखो। क्या भूखे तो सब में ही रखना है सर, फिर भी अगर देने की जरूरत पड़ जाए तो क्लोरल हाइड्रेट इसका यूज करोगे आप, अगर फिर भी मन हो आपका कि नहीं देना ही है साहब मेरे को तो। हाँ तो कॉर्नल नर्व ब्लॉक कर दिया ना, कितने घंटे वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने देर में सींग काट के फ्री कर लोगे सूचर लगा के। डी हॉर्निंग, हाँ डी बडिंग, डी बडिंग, डी हॉर्निंग नहीं, डी हॉर्निंग का मतलब होता है सींग को काटना, डी बडिंग बोलो या डिस बडिंग बोलो, सींग को दबाना। इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर का उपयोग करेंगे 8 से 10 सेकंड के लिए, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा उसका। आगे माइनर सर्जिकल प्रोसीजर अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके अंदर बात कर लेंगे अपन। ठीक है ना, तो क्या लिख रहे थे, नोट डाल के लिखो। रूमिनेंट्स में जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं करते, रूमिनेंट्स में जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं किया जाता है, रूमिनेंट्स में जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं किया जाता है, रूमिनेंट्स में जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रिकवरी बहुत धीरे होती है, क्योंकि रिकवरी बहुत धीरे होती है। एक तो रिकवरी, फिर धीरे, और उससे भी धीरे, इसीलिए रूमिनेंट्स के अंदर जनरल एनेस्थीसिया अपन देने से बचते हैं। ठीक है, हेडिंग डालोगे प्री एनेस्थीसिया, पूर्ववर्ती निश्चेतक या बेसल एनेस्थीसिया, आधारीय निश्चेतक, प्री एनेस्थीसिया या बेसल एनेस्थीसिया। प्री एनेस्थीसिया या बेसल एनेस्थीसिया। प्री का मतलब जानते हो, प्री मतलब पहले, यानी कि इनको देना कब है, जनरल एनेस्थीसिया देने से पूर्व। उद्देश्य क्यों देना है, पशु को नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा दर्द निवारक, एनाल्जेसिक, सुप्तावस्था, सेडेटिव, और तीसरे नंबर पे काम में ले रहे हैं नार्कोटिक्स के रूप में। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो लार ग्रंथियों के स्त्रावण को रोकने के लिए, इन तीनों ही कारणों से एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्री एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है एट्रोपिन सल्फेट।
क्या नाम आता है? सल्फेट। दूसरा नाम आता है हायोसिन। क्या नाम आता है? तीसरे नंबर पे आता है सल्फेंटानिल या केयर फेंटानिल। नील। चौथे नंबर पे आता है पेंटोजोसिन। क्या आता है? पेंटोजोसिन। और हायोसिन को ही हम पैथिडीन भी कहते हैं। क्या नाम था? मोरफेरिडीन। पांचवें नंबर पे मोरफेरिडीन, इसको पैथिडीन भी कहते हैं। डोज हमारे से कोई नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा हाथी के अंदर कौन सा काम में लेते हैं? एलिफेंट का नाम सुना ही है, एलिफेंट सल्फेंट, है ना? तो सल्फेंटानिल या केयर फेंटानिल का उपयोग करते हैं हाथी के अंदर। पेंटोजोसिन का उपयोग करते हैं घोड़ों में। एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग करते हैं लार के स्रावण को रोकने के लिए। रोकने के लिए। लेकिन ये एट्रोपिन सल्फेट रूमिनेंट में नहीं लगाते। याद रखना यहां पर एट्रोपिन सल्फेट जो लिखा है मैंने, वो किसके रूप में लिखा है? प्री एनेस्थीसिया के रूप में। तो रूमिनेंट्स के अंदर एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग प्री एनेस्थीसिया के रूप में नहीं किया जाता। जनरली एट्रोपिन सल्फेट रूमिनेंट्स के अंदर काम में लेते हैं अपन डायरिया के केस के अंदर। स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन को रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से डायरिया रुक जाएगा। तो डायरिया के अंदर तो एट्रोपिन सल्फेट को काम में ले सकते हो, लेकिन एज ए प्री एनेस्थेटिक एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग रूमिनेंट्स में नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी सुन लो। बाकी सब जानवरों के अंदर लार के श्रावण को रोकेगा ये, लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर ये एट्रोपिन सल्फेट लार को गाढ़ा कर देगा। क्या कर देगा? गाढ़ा। एक तो लार आसानी से बह जाए, और एक लार जाडी होगी बिल्कुल गोंद जैसी, तो गले के अंदर इकट्ठी होगी, गले के अंदर इकट्ठी होगी तो सांस नली बंद हो जाएगी, सांस नली बंद हो जाएगी तो महाराज, है ना? इसलिए रूमिनेंट्स के अंदर एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग प्री एनेस्थीसिया के रूप में नहीं करते। ये मत सोच लेना कि सर ने लिखवाया कि एट्रोपिन सल्फेट रूमिनेंट्स में नहीं लगाते हैं। एज ए प्री एनेस्थीसिया नहीं लगाते हैं, बाकी तो काम में लो ना आप। डायरिया केस के अंदर काम में लो, मिल्क फीवर के केस के अंदर जब सीबीजी लगा रहे होते हो, उस टाइम पर एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं ताकि कार्डियक रिथम ना हो, हार्ट बीट कंट्रोल के अंदर रहे, वहां पर काम में लेंगे अपन। तो काम में तो लेंगे, लेकिन एज ए प्री एनेस्थेटिक एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग रूमिनेंट्स में नहीं किया जाए। क्लियर? उतारो। पानी की बोतल। कैसे हो सर? ले लें 7 से 8। मार्गदर्शन तो दे देता हूँ सर मैं। ये अकबर के चाचे वाचे भी पूछे जाते हैं गैस के अंदर। क्या काम आएंगे ये चाचे अकबर के? इसलिए युद्ध करने भेज दिया। तो सही रहा, तो मर गया तो बढ़िया ही रहा। तो किसके लिए छोड़ था फिर?
इसीलिए हिस्ट्री इनको इतनी ज्यादा याद रहती है। आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है इनका। ना 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 ऐसा मेरे को तो बहुत हिस्ट्री सुनाते हैं। गुरुजी को आती नहीं तो गुरुजी को सुना दो, सही गलत का पता ही नहीं। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, रहा आराम से। दिनेश कुमार, 2 बार सैनी जी ने लिखा है कीटामिन। कीटामिन का उपयोग प्री एनेस्थीसिया के रूप में नहीं किया जाता। अभी बात करेंगे, कीटामिन खुद जनरल एनेस्थीसिया है। सर जी ये सेकंड एग्जांपल क्या है? हायोसिन, HYOSCINE, हायोसिन। एक घंटे में क्या हो जाता तुम्हारे को? अभी तो गए तो तुम 1 घंटे पहले थे। 3 घंटे? मेरे को तो नहीं लगता, तुम सारे दिखते हो 1 घंटे बाद में मेरे को बाहर। कल से 2 घंटे क्लास के अंदर कोई बाहर नहीं जाएगा। ये जरूर कहा था कि क्लास के अंदर मोबाइल पे बात करनी हो, मन नहीं लग रहा हो तो बाहर जा सकते हो, है ना? लेकिन हर 1 घंटे के अंदर तुम्हारे को प्यास तो लगती नहीं, मेरे को पता है ना? और ब्लडर तुम्हारा इतना भी कमजोर है नहीं। देख लिया? ये प्री एनेस्थीसिया की बातें हो गई। प्री एनेस्थीसिया के बाद में लिखो ट्रैंक्युलाइजर। ट्रैंक्युलाइजर, ट्रैंक्युलाइजर। ट्रैंक्युलाइजर वर्ड काम में सुना होगा आपने कि किसी जंगली जानवर को पकड़ते हैं तो पहले उसको ट्रैंक्युलाइज करते हैं, है ना? वहां पर काम में लेना है अपने को उसको। ट्रैंक्युलाइजेशन के द्वारा बेसिकली
तनाव, घबराहट, व्याकुलता, कम होना, पशु का सुस्त होना, अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ रहना, लेकिन पशु चेतन अवस्था में रहता है। यानी कि सीएनएस डिप्रेस नहीं होता ट्रैंकुलाइजेशन के द्वारा। 3 नाम है हमारे पास में ट्रैंकुलाइजर की, डिफाइन जरूर याद रखोगे। पहले नंबर पे आता है लार्जेक्टिल, दूसरे नंबर पे आता है सिक्विल, और तीसरे नंबर पे आता है फेनर्जन। लार्जेक्टिल को बोलते हैं क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। सिक्विल को बोलेंगे ट्राइफ्लूप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलेंगे? ट्राइफ्लूप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। और फेनर्जिन को बोलेंगे प्रोमेथोजिन हाइड्रोक्लोराइड। तीनों नाम याद रखने, तीनों का उपयोग एज ए ट्रैंकुलाइजर किया जाता है। डोज याद हो तो कर लेना, मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर मन हो अगर आपका करने का तो देख लेना, लिखते जाओ आप तो, तब तक मैं डोज लिख देता हूं। सी का मतलब कैटल, बी का मतलब बफेलो, डॉग का मतलब कुत्ता। पिक की अगर बात करते हैं तो 1 mg पर केजी बॉडी वेट। लार्ज एक्टिल। सिक्विल की अगर बात करते हैं बोवाइन 0.1 से 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट। हॉर्स की अगर बात करते हैं 0.2 से 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर बात करते हैं डॉग की 2.2 से 4.4 पर केजी बॉडी वेट। प्रोमेथाजिन की अगर बात करते हैं कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, डॉग सभी के अंदर 1.5 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट। सिक्विल की अगर बात करते हैं लार्ज एक्टिल से ज़्यादा प्रभावी है। सर पैथिडीन किस में काम करता है? डॉग और कैट के अंदर।
डॉग के अंदर टोटल डोज है 1000 mg सबकट लगाना है, और कैट के अंदर 10 mg है, ये भी सबकट काम में लेना है। नाम याद रखना है, जब पूरी सर्जरी हो जाएगी, अब कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, मन नहीं लग रहा हो तो फिर डोज रेट भी याद रख लेना। लेकिन लार्जेक्टिल, सिक्विल और फेनर्जन तीनों के नाम याद रखोगे। ट्राइफ्लोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, किसको क्या बोलते हैं ये जरूर याद रखना हमारे को। आगे की तरफ डोज के अंदर सी का मतलब कैटल है, बी का मतलब बफेलो है। लिख लिया सर? डॉग का कितना है, किसके अंदर? लार्जेक्टिल, कैटल, बफेलो और डॉग तीनों के अंदर 0.5 से 1 mg पर केजी बॉडी वेट है। पिक के अंदर 1 mg पर केजी बॉडी वेट है। फिर से कह रहा हूं, डोज के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। डोज के ऊपर दिमाग लगाने के लिए हमारे पास में पूरी पूरी फार्मा पड़ी हुई है ना, जहां पर आपको डोज भी याद रखनी है, डोज रेट भी याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना है वो लिखो। लिख लिया सबने? जाइलाजिन और केटामिन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे से पूछा था कि क्या दोनों एनेस्थीसिया हैं? केटामिन जनरल एनेस्थीसिया है, क्या है? जनरल एनेस्थीसिया है, जबकि जाइलाजिन जनरल एनेस्थीसिया
नहीं है। पहला कंफ्यूजन तो ये दूर करो। जाइलेजिन जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, केटामिन जनरल एनेस्थीसिया है। डॉक्स के अंदर केटामिन जाइलेजिन कॉम्बिनेशन के अंदर काम में लिया जाता है। केटामिन 1 ml तो जाइलेजिन 2 ml, दोनों को मिक्स करके 3 ml बन गया और फिर आईवी लगा दिया जाता है। फिर जाइलेजिन क्या है? जाइलेजिन एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट और सेडेटिव के रूप में कार्य करता है। एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक, सेडेट मसल रिलैक्सेंट यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और सेडेटिव यानी सुप्तावस्था को उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस किस की डोज रेट कितनी है ये लिखते जाओ, उतारो। पहले जाइलेजिन की बात कर रहे हैं। केटल, बफेलो, शीप और गोट, इन सब के अंदर काम में लेना है हमारे को 0.05 से 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट। हॉर्स की अगर बात करते हैं 2 mg पर केजी बॉडी वेट। डॉग की अगर बात करते हैं 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट। और कैमल की अगर बात करते हैं 0.4 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर बात करते हैं केटामिन की, हॉर्स के अंदर 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट। कैटल की अगर बात करते हैं 5 mg पर केजी बॉडी वेट। शीप गोट की अगर बात करते हैं तो डोज रेट ज्यादा है, 10 से 20 mg पर केजी बॉडी वेट। और डॉग की अगर बात करते हैं तो डॉग के अंदर है 2 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट। इन दोनों की डोज रेट जरूर याद रखना। केटामिन जाइलेजिन की पूछी जाएगी, ये आपको याद रखनी है। जाइलेजिन का एंटीडोट और पूछा जाता है। एंटीडोट नाम है योहिम्बिन। क्या नाम है? योहिम्बिन, याद रखना। सर 3 नंबर पे क्या है? सर हिंदी में लिखें, ये तो अंग्रेजी में लिखने हैं भाई, इनको हिंदी में नहीं लिख सकते, बेइज्जती हो जाएगी अपनी। पर्ची के अंदर एल्बेंडाजोल हिंदी में मत लिख देना तुम। धन्यवाद। अंग्रेजी के अंदर ही लिखनी है तुम्हारे को।
फिर से कह रहा हूं, उनकी डोज रेट याद रखोगे कीटामिन और जाइलेजिन की, और ध्यान रखोगे कीटामिन जनरल एनेस्थीसिया है जबकि जाइलेजिन जनरल एनेस्थीसिया नहीं है। ये याद रखना हमारे को। यहां पर हमारे जनरल एनेस्थीसिया की बातें होती है, खत्म। कुछ डिफाइंस हैं जो हमारे को लिखनी है, जैसे कि एनाल्जेसिया क्या होता है, सिडेटिव क्या होते हैं, नार्कोसिस क्या होते हैं, है ना। लिखो, फिर लिखते हैं। उतार लिया सर। लिख लिया। चलें आगे। कुछ डिफाइंस लिखना चाह रहे हैं जो आपसे पूछी जाती है कई बार, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। लिख ले, लिख ले, लिख लिए। चलो, सबसे पहले लिखोगे सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर एक बार पीछे कर दो, कुछ बाकी रह गया, उस बाकी को बाकी रहने दो, थोड़ा बाद में लिखना। लिख लिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया यानी सर्जरी के दौरान काम में लिए जाने वाला एनेस्थीसिया। डिफाइन लिखते हैं अपन इसके। संवेदना विहीन अवस्था जो दर्द रहित सर्जरी के लिए आवश्यक है। क्या कहलाती है? सर्जिकल एनेस्थीसिया। निश्चेतन के कारण पेशियां पर्याप्त मात्रा में शिथिल रहती है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स रहती है। क्या कहलाएगा? सर्जिकल एनेस्थीसिया। एनाल्जेसिया दर्द रहित स्थिति क्या कहलाएगी? एनाल्जेसिया। ठीक है। एक आता है हिप्नोसिस। क्या आता है? हिप्नोसिस। पुरानी फिल्म में देखी होगी, एक वो ऐसे घूमने वाला रहता है, इसमें देखो अब तुम्हारे को नींद आ रही है, अब तुम बताओ कत्ल किसने किया था, फिर वो बताता था किसने कत्ल किया था। ऐसा कुछ, मतलब वश में करना टाइप का हिप्नोसिस, सीआईडी वाला। सीएनएस, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मध्य या आंशिक रूप से डिप्रेस करके कृत्रिम रूप से नींद की स्थिति में पहुंचाना, ही क्या कहलाता है? हिप्नोसिस कहलाएगा। ठीक है, उतारो तीनों।
सिडेशन, सीएनएस की कुछ गतिविधियां कम हो जाती है, पशु शांत होकर बैठा अथवा लेटा रहता है, लेकिन होश में रहता है। अब तुम ये कहोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को दिमाग नहीं लगाना है, एक एक लाइन जो लिखी है इनके अंदर ये ऐसे कैसे रट लेना, बस ऐसे कैसे, शब्द इधर का उधर भी नहीं होना चाहिए, लाइन टू लाइन रटना है, दिमाग नहीं लगाना क्या है क्या नहीं है बस। क्या हो गया सर? लिख लिया? एक नार्कोसिस और बच रहा। नार्कोसिस गहरी नींद की अवस्था है जो हिप्नोसिस व जनरल एनेस्थीसिया के बीच में आती है। नार्कोसिस की अगर बात करते हैं तो गहरी नींद की स्थिति है जो हिप्नोसिस और जनरल एनेस्थीसिया के बीच में आती है। अगर आप दारू पीते हैं तो वो सिडेशन कोज करती है। सिडेशन का मतलब सीएनएस की कुछ गतिविधियों को
कम कर देगी। आप शांत होकर बैठे अथवा लेटे रहोगे नाड़ी के अंदर, लेकिन आपको होश तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप ड्रग्स लेते हो तो वो नार्कोसिस वाली कंडीशन है, गहरी नींद वाली स्थिति के अंदर, जहां पर आपको कुछ भी पता नहीं होगा। तो ज्यादा सही कौन सा है, नार्कोसिस या सिडेसिस? दोनों ही गलत हैं। कुछ ही नहीं करना, हमारे को नॉर्मल लेना है। कितने आसानी से कहते हैं कि सर दारू अच्छी है। हम्म। सर हिप्नोसिस में दर्द की अनुभूति होगी क्या? हो सकती है वैसे। दर्द की अनुभूति तो होगी होगी, वरना तो हम हिप्नोटाइज करके ऑपरेशन ही कर लेते। लिख लिया? लास्ट डिफाइन लिखो, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया। इसको बोलते हैं दर्द रहित मौत। उपयोग करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब संतृप्त विलयन से। इसके अलावा डॉक्स में नेम्ब्यूटॉल का उपयोग करते हैं यूथेनेशिया के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब है कि हमारे को मैग्नीशियम सल्फेट को पानी के अंदर इतना घोलना है, इतना घोलना है, जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, पानी के अंदर चीनी डालोगे तो घुल जाएगी, 1 चम्मच डालोगे घुल जाएगी, एक गिलास के अंदर 2 चम्मच डालोगे घुल जाएगी, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच घुल जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी के अंदर चीनी की सांद्रता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अब आप और चीनी घोल ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा ही सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है हमारे को, किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का। और इसको लगाना है आईवी। कैसे लगाओगे? आईवी। नेम्ब्यूटाल भी आईवी लगेगा और ये भी आईवी लगेगा, तब जाकर पशु की क्या होगी? दर्द रहित मौत होगी। अगर आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं लगा रहे हो, है ना, तो उस केस के अंदर आप बैठे रहोगे और पशु मरेगा भी नहीं, है ना, बेहोशी बेहोशी हो जाएगा लेकिन मरेगा तो नहीं। लेकिन ये थोड़ी कि चाकू ला के मार दे। इथिक्स, फिर से इथिक्स हमारे बीच के अंदर आ जाते हैं। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट का और लगाना है आईवी, फास्ट आईवी लगाना है हमारे को, तो जानवर दर्द रहित मौत वाली कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हम ओरली भी करते हैं, है ना, परगेटिव के रूप में, विरेचक के रूप में, दस्त लगाने के लिए। इंफेक्शन वाले केस में मैग्नीशियम सल्फेट ओरली देते हैं। हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी, है ना, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी, उस केस के अंदर अपन इसको सबकट भी लगाते हैं मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए। तो ओरली दे रहे हो तो परगेटिव के रूप में काम करेगा, सबक्यूटेनियस दे रहे हो तो मैग्नीशियम की कमी को दूर करेगा, और अगर आईवी दे रहे हो तो यूथेनेशिया के लिए काम में लोगे। क्लियर है? तीनों काम आएगा। उतारो। डॉग्स के अंदर नेम्यूडाल का उपयोग जनरल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, आईवी लगाते हैं अपन इसको, है ना। लेकिन अगर डोज अगर ज्यादा रखोगे तो देख लिया। चलो, यहां पर हमारा एनेस्थीसिया वाला पोर्शन होता है खत्म।
हेडिंग डालोगे लघु शल्य चिकित्सा। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। और इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे डीबडिंग या डिसबडिंग। डीबडिंग या डिसबडिंग। लिख लिया? देखते जाओ इधर। डीबडिंग या डिसबडिंग का मतलब क्या होता है? अरे सींग तो उगेगा ही नहीं। सींग कलिका हॉर्नबर्ड को जलाना या नष्ट करना। काफ जब पैदा होता है तो उसके सिर पे सींग तो होते नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप साइड के अंदर दबा के देखोगे तो आपको एक मोटा मोटा सा दिखेगा जहां से सींग उग सकता है। तो वहां पर सींग को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं सींग कलिका या हॉर्नबर्ड। और अगर इस हॉर्नबर्ड को अगर आप जला दोगे या नष्ट कर दोगे तो सींग उगेगा ही नहीं। तो इस प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं? डीबडिंग या डिसबडिंग। आपको सींग क्यों नहीं उगने देना है? क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड गाय हैं या विदेशी गायों के बछड़ों बछड़ियों में करते हैं। क्रॉस ब्रीड या विदेशी नस्ल के गायों के लिखने का टाइम देंगे सबको। क्रॉस ब्रीड गायों की अगर बात करते हैं तो उनके सींग बेसिकली पहले तो होते हैं कमजोर। अपने देसी गायों के सींग तो बहुत मजबूत होते हैं, आप खुद हाथ पकड़कर लटक जाओ लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन क्रॉस ब्रीड गायों के अंदर थोड़ा सा आप हिलाओगे तो वो हिल जाएगा, तो टूटने के चांसेस ज्यादा है। प्लस आगे की तरफ से नुकीले ज्यादा है, तो अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई हुई तो दूसरे पशु के अंदर घुसने के अंदर थोड़ा सा ही टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन की वो देखने के अंदर भी अच्छी नहीं लग रही हमारे को। इन तीनों ही कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? डीबडिंग या डिसबडिंग। हमारे से पूछा जाता है एज, आयु क्या रहती है? 5 से 15 दिन। 15 दिन के अंदर आप ये कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन अगर दे रखा हो अगर रेंज के अंदर तो 5 से 10 दिन के अंदर हमारे को डीबडिंग या डिसबडिंग कर लेनी चाहिए। यानी कि जन्म के 5 से 10 दिन के अंदर अंदर डीबडिंग या डिसबडिंग कर लेते हैं। नॉर्मली फील्ड लेवल के ऊपर 5-10 दिन तक तो ओनर बुलाता ही नहीं है हमारे को, वो बुलाता है 1 महीने का होने पर। तो 1 महीने तक भी आप कर सकते हो, लेकिन आपसे पूछा है तो आंसर क्या देना है? 5 से 10 दिन। ऑप्शन में नहीं हो तो 5 से 15 भी आप इसको कर सकते हो। विधियों की अगर बात करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम दो विधियां काम में लेते हैं। कौन सी विधियां? दो विधियां। दो विधियों की अगर बात करते हैं तो पहली है इलेक्ट्रिक मेथड और दूसरी है केमिकल मेथड। इसको बोलते हैं विद्युत विधि, इसको बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। जपनाम। कैसे हो सर? हमने तो कहा था इनसे। अभी दिवाली आई नहीं ना, इसलिए लेके नहीं आए अभी। पटाखों का कौन सा रिचार्ज होता है?
अब तो होंगे होंगे, अब सीईटी के अंदर गए हुए हैं। मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि अगर तुम में से एक भी आया ना तो मैं यहाँ पर खड़ा मिलूंगा तुम्हारे को। तुम ही नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। अब ये आ गए तो मैं भी आ गया बस। मैंने तो कहा था ये भी इनसे कि JLS है, नो सीईटी। चाय ले सर, चाय ले यार, ऐसे क्या कर, ले लो यार, बस 20 मिनट, सब्जेक्ट कंप्लीट करना है इस वजह से। हाँ, इसलिए। मनीष जी सर, बच्चे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर आपका मनीष जी सर से बहुत लगा हुआ है। तो मनीष जी सर तो दिल में बसते हैं हमारे, सतवीर जी भी दिल में बसते हैं, ऐसे थोड़ी। मनीष जी सबके दिल में ही बसते हैं, बस दिमाग में ही नहीं बसते। इसीलिए मनीष जी सर से खुश रहते हो तुम, है ना। बीपी सर तो खड़ूस हैं, बीपी सर तो पूछते हैं। लिखो सब, देखो इधर। इलेक्ट्रिक मेथड की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर का उपयोग करते हैं। हमारे से पूछा था कि तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करते हैं तो 540 लगभग। ठीक है। समय की अगर बात करते हैं तो आपको ये लगा के रखना है 8 से 10 सेकंड तक। कितना? 8 से 10 सेकंड तक। केमिकल मेथड की अगर बात करते हैं तो केमिकल मेथड के अंदर केमिकल्स का उपयोग किया जाएगा। केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो आपको सर्वाधिक उपयोगी है वो है KOH, अगर नहीं है तो NOH, अगर नहीं है तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। KOH का याद रखना है कि सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है? KOH। ठीक है। एनेस्थीसिया कौन सा काम में लोगे? एनेस्थीसिया, अरे भाई दबाओगे तो दर्द भी तो होगा। एनेस्थीसिया, कॉर्नल नर्व ब्लॉक। कौन सा नर्व ब्लॉक? कॉर्नल नर्व ब्लॉक। बफेलो की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर ट्राइजेमाइनल और लेरिंजियल नर्व भी आती है उसके अंदर, कोई नहीं पूछेगा हमारे से। आप तो सिर्फ इतना याद रखना भाई, कॉर्नल नर्व ब्लॉक अपन कर देंगे उसके अंदर। ठीक है। तो सिंक कलिका को नष्ट करो चाहे सिंक को नष्ट करो, ब्लॉक कौन सा लगाना है? कॉर्नल नर्व ब्लॉक। अब कॉर्नल नर्व ब्लॉक छोटे बच्चों में लगता नहीं तो अपन तो लोकली लगा देते हैं, बस 2% लिख दोगे ना हाइड्रोक्लोराइड, हमारा काम चल जाता है। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? डी बडिंग या डिस बडिंग? उतारो, फिर बात करते हैं कैसे करना है। समय के अंदर अगर वीक पूछा जाए तो 1 से 2 सप्ताह। बेस्ट कौन सा मानोगे? 1 सप्ताह। आयो थोड़ो थोड़ो।
लिख लिया? केवेच को अंडरलाइन करोगे, कहोगे सर्वाधिक उपयोगी। अब उपरोक्त तीनों दे रखे हैं तो उपरोक्त तीनों करके आओगे, और अगर इनमें से भी किसी एक को चूज करना है तो किसको चूज करोगे? केवेच को चूज करोगे। कर दोगे डीबडिंग? नो सर, है ना? नहीं कर पाओगे। बोलना आसान है, करना मुश्किल। एनेस्थीसिया के अंदर कॉर्नियल नर्व ब्लॉक लिखना। बफेलो के अंदर इंफ्राटोक्लियर लिखोगे यहां पर, मानोगे नहीं तुम। ये तो गया कैटल काफ के अंदर। बफेलो काफ, इंफ्रा ट्रोक्लियर। और किड, किड का मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा। लेक्राइमल नर्व ब्लॉक। तो सामान्यतः अपन बकरी के बच्चों के अंदर और बफेलो के बच्चों के अंदर करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैंस की जो नस्लें हमारे पास में वो सारी की सारी देसी नस्लें हैं, गाय की देसी नस्लें। दोनों के अंदर सींग उनकी विशेषता होती है। बफेलो के अंदर जलेबी के आकार के सींग और हंसियाकार सींग सूरती के अंदर, ये उसकी विशेषता है। विशेषता को थोड़ी खत्म कर दोगे, है ना? बकरी के अंदर भी सींग पाए जाते हैं तो उनकी विशेषता है, इसलिए उनके अंदर भी नहीं करते। इसीलिए लिखा अपन ने कि किसके अंदर करेंगे? क्रॉस ब्रीड या विदेशी गायों के बछड़े और बछड़ियों के अंदर। दिक्कत है यहां तक? कोई नहीं पूछेगा, कॉर्नर नर्व ब्लॉक याद रखना। शिवालय के पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो जवाब दे देना भाई। ये तो गई डी बडिंग या डिसबडिंग। नेक्स्ट लिखो डी हॉर्निंग। सींग को काट कर हटा देना। क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग। उद्देश्य क्यों करना चाहते हो? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न कैंसर। इसके लिए दूसरा खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तीसरा सींगों से होने वाले शारीरिक नुकसान बचाने के लिए। क्या करते हैं? डी हॉर्निंग करते हैं। ब्लड सप्लाई की अगर बात करते हैं, कॉर्नुअल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? नर्व सप्लाई की अगर बात करते हैं, कॉर्नुअल नर्व।
एनेस्थीसिया की अगर बात करते हैं, कौन सा एनेस्थीसिया काम में लेंगे? कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक हम काम में लेंगे। उपकरणों की अगर बात करते हैं, एक नाम आता है गिगली वायर शॉ। इसके अलावा एम्पुटेशन सॉ। गिगली वायर सॉ नहीं है तो एम्पुटेशन सॉ जिससे बोन को काटा जाता है, उसको सींग भी कट सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसके अलावा चीजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़ा, और बोन को घिसने के लिए बोन रोंजर। अस्थि को घिसने के लिए ये उपकरण आपको जरूरत पड़ेंगे। उपकरणों के बाद में लगाओगे इंसिजन। कौन सा लगाओगे? एलिप्टिकल इंसिजन। अर्धचंद्राकार। सूचर कौन से लगाओगे? कौन से लगाओगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। उपकरण आपके पहले पड़े हुए हैं, इंसिजन आपके पड़े हुए हैं, सूचर आपके पड़े हुए हैं, नर्व ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है, सब जानते हो आप, आसानी से कर लोगे। एक सींग काटने के ब्लडलेस मेथड और आता है जिसके अंदर ब्लड कम निकलता है। उसके अंदर जो कॉर्नल आर्टरी जा रही होती है, हम इस कॉर्नल आर्टरी को काटने से पहले ही बांध देंगे। बांध दिया तो आगे ब्लड फ्लो होगा नहीं, आगे ब्लड फ्लो होगा नहीं तो खून कम से कम निकलेगा। उसको बोलते हैं ब्लडलेस मेथड। ठीक है, उतारो। बाकी कल खत्म करेंगे इसको। दो चीजें बच रही है हमारे पास में, डॉकिंग और टेल एम्पुटेशन। कर ही देते हैं, छोड़ो आप, तो उतारो इसको। रुक जाओ, चलो यहीं पे। डी हॉर्निंग के बाद में बात करेंगे अपन डॉकिंग की। डॉग्स में पूंछ काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग। एज पूछी जाती है, जन्म से 15 दिन के अंदर। पूछा था कौन सी प्रकार की सर्जरी का प्रकार है? कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रकार है। टाइप्स ऑफ सर्जरी अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये वाली कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे को याद रखनी है। कॉस्मेटिक सर्जरी वो होती है जहां पर आवश्यकता नहीं होती आपको सर्जरी कराने की, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो या ओनर को अच्छा नहीं लग रहा हो, उस वजह से आपने सर्जरी करवा ली। मूवी देखी होगी अनुष्का शर्मा की रब ने बना दी जोड़ी, देखी होगी अनुष्का शर्मा की। फर्स्ट मूवी देखना और अभी वाली कोई सी मूवी देखना, दोनों के अंदर अंतर मिलेगा आपको, है ना। पहले वाली अनुष्का शर्मा, अब वाली अनुष्का शर्मा, उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। जरूरत नहीं थी, पहले भी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसको और अच्छा लगना था इसलिए उसने सर्जरी करवा ली, वो कॉस्मेटिक सर्जरी। कुत्ता था, पूंछ दी भगवान ने बैलेंस करने के लिए दी, लेकिन फिर आपको अच्छी नहीं लगी। कुत्ते को तो क्या ही दिक्कत थी पूंछ से, लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपने कहा डॉक्टर साहब काट दो, आपने काट दी। जन्म से 15 दिन के भीतर कुछ नहीं करना, स्केल्पल से काट देना, कोई पट्टी नहीं, कोई टांका नहीं, कोई एनेस्थीसिया, कुछ भी नहीं, है ना। क्योंकि इतनी सी पूंछ रहेगी कि आराम से कट जाएगा, ब्लीडिंग थोड़ी सी होगी तो ऑटोमेटिक ही रुक जाएगा, बिटाडीन वगैरह लगा के छोड़ देना। तो किसके अंदर करेंगे? डॉग्स के अंदर। एज रखेंगे जन्म से 15 दिन के भीतर, और कौन सी प्रकार की सर्जरी होगी? कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। ध्यान रखना, परिचर भी देना है अपने को। परिचर के अंदर डॉकिंग किसके अंदर करते हैं? भेड़ के अंदर। नोट डाल के लिख लेंगे कि डॉकिंग भेड़ में भी करते हैं, में भी करते हैं, है ना। लेकिन स्पेशल लाइन और डालना, परिचर।
वहां पर बेड करके आना है। एलएसए का एग्जाम देंगे तो क्या करके आएंगे, डॉग। वैसे इंडिया के अंदर डॉकिंग भेड़ के अंदर की भी नहीं जाती। डॉकिंग के बाद में अगर बात करते हैं तो ओरिजिनल में आते हैं टेल एम्पुटेशन। कौन सा एम्पुटेशन, टेल एम्पुटेशन। टेल एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, पूंछ काटना। पूंछ काटने की अगर बात करते हैं तो उद्देश्य, क्यों काटते हैं, टेल गैंग्रीन हो सकता है। मेनली पूंछ काटी इसी के कारण जाती है क्योंकि टेल गैंग्रीन हो जाता है। इसके अलावा टेल कैंसर हो जाए, इसके अलावा इररिपेयरेबल इंजरी, इंजरी यानी कि ऐसी इंजरी जो ठीक नहीं हो सकती। कई बार भैंस बैठी रहती है, दो भैंसे बैठी हुई है, एक की पूंछ दूसरी के पीछे दबी हुई है, नीचे दबी हुई है। तो जैसे ही पहली वाली भैंस उठेगी तो पूंछ तो वहीं पे दबी हुई है। अब 400-500 किलो वजन रखा हुआ है तो पूंछ आगे की तरफ से उसका खाल वाल उतर के टूट जाती है उसके अंदर से, और पीछे की तरफ मांस मांस रह जाता है, थोड़ी सी वर्टिब्रा रह जाती है। अब आप उस स्किन जो एक बार अलग हो गई उसको तो जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ब्लड वेसल्स को जोड़ना अपने वेटनरी वालों को तो बस की है नहीं। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना पड़ेगा तब जाके जुड़ेगी। तो पूंछ की इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं, तो बचा हुआ जो मांस है उसको अपन ने काट दिया बस। इसलिए भी इंसिजन जो लगाते हैं यहां पर वो लगाते हैं वी शेप। कौन सा शेप, वी शेप ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे, यू शेप इंसिजन लगाओगे इसके अंदर से। ब्लड सप्लाई की अगर बात करते हैं यहां पर, ब्लड सप्लाई की अगर बात करते हैं तो तीन है यहां पर। एक तो है मिडिल कोक्सियल आर्टरी, मिडल कोक्सियल आर्टरी, और दो हैं लेटरल कोक्सियल आर्टरी। तो तीन आर्टरीज के द्वारा पूंछ के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है। तो आर्टरी को काटने से पहले इसको लाइगेट कर देना ताकि ब्लीडिंग कम हो। नर्व सप्लाई की अगर बात करते हैं, नर्व सप्लाई कौन सी नर्व आएगी इसके अंदर, कोक्सियल नर्व, कोक्सियल नर्व। और कोक्सियल नर्व अगर आई है यहां पर तो ब्लॉक कौन सा लगाओगे, एनेस्थीसिया कौन सा काम में लेंगे, एनेस्थीसिया कोडल, एपिड्यूरल, एनेस्थीसिया। सूचर की अगर बात करते हैं, सिंपल इंटरप्टेड, सूचर आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब काटते कैसे वो सुन लो। पूंछ जहां से अपने को मान लो टेल गैंग्रीन हो रखा है यहां तक, तो पूंछ हमारे को गैंग्रीन से ऊपर की तरफ से काटना है। तो गैंग्रीन जहां से काटना है उससे पहले हमारे को स्किन को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ खिसका दो स्किन को, और उसके बाद में इंसिजन लगाओ वी शेप। तो जैसे ही स्किन को छोड़ोगे तो इंसिजन नीचे की तरफ आ जाएगा, तो स्किन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आपको टेंशन सूचर या रिलैक्सेशन सूचर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्किन का फ्लैप बना हुआ आराम से आप कर लोगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए सिंपल इंटरप्टेड सूचर से हमारा काम चल जाएगा। सिंपल कंटिन्यूस भी लगा सकते हो, लेकिन फिर सिंपल कंटिन्यूस के साथ में दिक्कत है हमारी कि जानवर पूंछ को इधर उधर मारता रहता है भाई, मक्खी मच्छर मक्खी उड़ाने के लिए। तो उस केस के अंदर पूंछ के टांके अगर एक टूट गया तो फिर सारे के सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए अपन जनरली कौन सा लगाते हैं, सिंपल इंटरप्टेड ही लगाते हैं। लेकिन अगर सिंपल इंटरप्टेड ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आप हॉरिजॉन्टल मैट्रेस ही लिख कर आना भाई, है ना। कि टेल एम्पुटेशन के अंदर, हॉर्न एम्पुटेशन के अंदर तो लगा ही रहे। ठीक है, काटने से पहले दो पूंछ ऐसी है, एक तो बीच के अंदर आर्टरी मिलेगी जिसको बोलेंगे मिडिल कोक्सियल आर्टरी, और दो साइड के अंदर मिलेंगे जिसको बोलेंगे लेटरल कोक्सियल आर्टरी। इन तीनों को लाइगेट कर दोगे तो ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। वही सारा जो क्लीन वुंड के अंदर कहा था, क्लिपिंग करनी है, उसके बाद में शेविंग करनी है, उसके बाद में स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है, और फिर एनेस्थीसिया काम में लेना है, और उसके बाद में इंसिजन लगाओगे। कौन सी शेप के अंदर, वी शेप के अंदर इंसिजन लगाओ। क्लियर है, दिक्कत लिखेंगे।